हाय गाइस, वन डे एग्जाम फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज हम लोग देखेंगे पॉलिटी का प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन ये न्यूज़ में बहुत ही ज़्यादा था, तो ये हम लोग 365 कवर कर रहे हैं। ठीक है, ये पार्ट 3 है। ठीक है, इसके पहले ऑलरेडी पॉलिटी एंड गवर्नेंस का 2 पार्ट मैंने मेरे चैनल पे वन डे एग्जाम फैक्ट्री के प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम किल नहीं करेंगे, एज इट इज जैसे इसमें मेंशन है वैसे ही हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन क्यों न्यूज में बहुत ही ज्यादा चर्चा में था, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, जशीला साजी वर्सेस भारत संघ मामला। ठीक है, यानी कि जशीला ये साजी जो है और भारत संघ मामले, ये दोनों के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन के खिलाफ एक प्रस्तुत किया है। प्रभावी पक्ष सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट का क्या क्या निर्णय है उसके बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जसीला साजी वर्सेस भारत संघ मामला 2024, सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन के खिलाफ प्रभावी पक्ष प्रस्तुत करने के लिए हिरासत में लिए गए व्यक्ति के अधिकारों को उचित ठहराया। ठीक है, तो क्या क्या किया है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले प्रिवेंटिव डिटेंशन होता क्या है उसके बारे में देखते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति को भविष्य में कोई अपराध करने की आशंका के आधार पर न्यायालय में बिना कोई मुकदमा चलाए हिरासत में लिया जाता है। जब किसी व्यक्ति से यह उचित आशंका हो कि वह लोक व्यवस्था में सक्षम खतरा उत्पन्न कर सकता है, तो उसे हिरासत में ले लिया जाता है। ठीक है, इसे ही प्रिवेंटिव डिटेंशन कहा जाता है। ठीक है, यानी कि बिना खतरा हुए, ये भविष्य में हो सकता है कि वो उस व्यक्ति के द्वारा खतरा उत्पन्न हो सकता है, पहले ही उसे बिफोर मालूम हो जाता है, लाइक पुलिस वालों को, एंड उसे हिरासत में ले लेते हैं उन लोग को आशंका के आधार पे। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं इसके लिए कौन कौन सा आर्टिकल है। तो आर्टिकल 22 के अंतर्गत संसद, ठीक है, संसद और राज्य विधानमंडल प्रिवेंटिव डिटेंशन पर कानून बना सकता है। कौन कौन बना सकता है? संसद बना सकता है। संसद में कौन कौन आता है? तो देखिए, राज्यसभा, लोकसभा, ठीक है, और पार्लियामेंट, ये तीनों पार्लियामेंट करे, राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट। जैसे कि एक हो गया राज्यसभा, दूसरा हो जाएगा आपका लोकसभा और तीसरा प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। ये तीनों मिलकर के संसद का निर्माण होता है, तीनों को मिलकर के संसद बनाया जाता है। ठीक है, राज्यों में बात करें तो राज्य विधानमंडल, ठीक है, तो ये मिलकर के प्रिवेंटिव डिटेंशन पर कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं और आगे क्या है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 22(1) और 22(2) में गिरफ्तारी और डिटेंशन के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। आर्टिकल 22(3) के अकॉर्डिंग भारतीय संविधान के आर्टिकल 22(1) में और 22(2) में प्रदान किया गया सुरक्षा प्रिवेंटिव डिटेंशन से संबंधित कानूनों के तहत गिरफ्तार या फिर हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उपलब्ध नहीं होता है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं, यानी कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, हिरासत में लिया जाता है, वो उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं होता है 22(2), ठीक है, और 22(1), ठीक है। आर्टिकल ये 22(3) के अकॉर्डिंग ये मेंशन है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं और क्या क्या है इसमें। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है। तो इस प्रावधान में आर्टिकल 22(1) में हिरासत में लिए जाने के कारण जानने का अधिकार होता है। ठीक है, यानी कि उस व्यक्ति को कारण जानने का अधिकार है। आर्टिकल 22(1) में ऑलरेडी ये मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में कि भाई जिस व्यक्ति को आपने हिरासत किया है उसको उसके गार्जियन को या फिर उसके मतलब जो उसके अपने हैं उनको जानने का बिल्कुल राइट है कि उसको आखिर कारण क्या है। ठीक है, आर्टिकल 22(4) के अकॉर्डिंग 3 महीने से अधिक अवधि तक प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखने के लिए सलाहकार बोर्ड से मंजूरी की आवश्यकता होती है। ये बोर्ड राज्यों के द्वारा गठित किए जाते हैं और इनमें आमतौर पर सेवानिवृत्त न्यायाधीश, ठीक है, सेवानिवृत्त न्यायाधीश और नौकरशाह शामिल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आर्टिकल 22(2) के अकॉर्डिंग। देखिए, 22(2) में
22(2) में क्या है, हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा और उससे अधिकतम समय तक हिरासत में रखने के लिए आपको मजिस्ट्रेट की मंजूरी की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 22(5) में है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराया जाना चाहिए और उसे अपना पक्ष रखने का यथाशीघ्र अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यदि ऐसे डॉक्यूमेंट को प्रस्तुत करने में विफलता या फिर देरी होती है तो संविधान के आर्टिकल 22(5) के तहत अपना पक्ष प्रस्तुत करने के अधिकार से वंचित करने के बराबर होगा। ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन से जुड़े कानून राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967, विदेशी मुद्रा संरक्षण तस्करी निवारण अधिनियम 1974, कालाबाजारी की रोकथाम, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति का रखरखाव अधिनियम 1980 इत्यादि है। ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन लागू करने का आधार राज्यों की सुरक्षा, विदेशी मामले या फिर भारत की सुरक्षा, लोक व्यवस्था को बनाए रखना, आपूर्ति और आवश्यक सेवाओं को रक्षा करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन के संबंध में महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, यानी कि अभी तक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या फिर ये लोगों के द्वारा न्यायिक निर्णय यानी कि जस्टिस क्या मिला है या फिर वो लोग का ये निर्णय क्या क्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। तो AK गोपालन वर्सेस मद्रास राज्य 1950 में एक केस आया था और न्यायालय ने आर्टिकल 22(5) के स्पष्ट प्रावधान के कारण प्रिवेंटिव डिटेंशन अधिनियम 1950 को स्वीकृति दिया था। ठीक है, सिब्बल लाल बनाम उत्तर प्रदेश, यानी कि सिब्बल लाल वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अदालत डिटेन करने की वास्तविकता या डिटेन करने के लिए कोर्ट में पेश तथ्यों को जांच करने में सक्षम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए व्यक्ति का अधिकार। ठीक है, पर्सनालिटी राइट, ये न्यूज में था तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश में विविध संस्था ई कॉमर्स स्टोर AI चैटबॉट को एक अभिनेता की सहमति के बिना उसके नाम, छवि, आवाज और समरूपता का दुरुपयोग करने से प्रतिबंध कर दिया है। ठीक है, तो ये याद रखना है, फिर से मैं रिपीट करूं, पर्सनालिटी का राइट होता है। ठीक है, पर्सनालिटी राइट व्यक्ति का अधिकार होता है, व्यक्तित्व का अधिकार होता है। ठीक है, व्यक्तित्व का अधिकार है कि उसकी क्या पर्सनालिटी है, उसकी छवि क्या है, उसकी आवाज, जो भी सारे हैं, तो उसका आप दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं, ये हाई कोर्ट ने कहा है। ठीक है, तो AI चैटबॉट के तहत लोग क्या करता है, उसके छवि को खराब, आजकल आप देख रहे हैं कि जैसे नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री का फोटो का यूज करके उनकी वॉइस को AI के तहत एडिट करके लोग तरह तरह के चीजें बना रहे हैं, तरह तरह के बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो आप लोग न्यूज में देखते ही होंगे। तो इसी बात पे दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना आदेश में बताया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्यक्तित्व के अधिकार क्या क्या है। ठीक है, तो कह रहा है कि व्यक्तित्व के अधिकार के बारे में हम लोग जानते हैं। ये कह रहा है व्यक्तित्व आधार नाम, आवाज हो गया, हस्ताक्षर हो गया, उसकी छवि हो गया, उसके जनता के द्वारा आसानी से पहचानी जाने वाली किसी अन्य विशेषताओं को व्यक्त करते हैं जो सेलिब्रिटी आदि के व्यक्तित्व का प्रतीक है। ठीक है, देश के किसी भी कानून व्यक्तित्व के आधार उसके संरक्षण का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन निजता के अधिकार और संपत्ति के अधिकार में इसके तत्व विद्यमान है। ठीक है, व्यक्तित्व अधिकार के दो घटक क्या क्या हैं, तो एक पब्लिसिटी का अधिकार है, दूसरा जो है निजता का अधिकार है। ठीक है, अपने पब्लिसिटी का अधिकार क्या है, अपने छवि, समानता, पहचान की रक्षा करने का अधिकार है। ठीक है, इसमें ट्रेडमार्क्स अधिनियम 1999 के तहत और दूसरा कॉपीराइट अधिनियम 1997 के तहत। ठीक है, इनको अधिकार है। निजता का अधिकार में क्या है, आर्टिकल 21 के तहत इनको जैसे अपने पसंद से शादी कर सकते हैं, अपने पसंद से कहीं पे भी अपने जीवन जीने का अधिकार इनको दिया गया है 21 के तहत। फिर है जस्टिस KS पुट्टास्वामी वर्सेस भारत सरकार, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 2017 में ये केस आया था। तो निजता का अधिकार, ये जस्टिस
पुट्टास्वामी बनाम भारत सरकार 2017 में आया था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं मरणोपरांत व्यक्ति अधिकार। ठीक है, मरणोपरांत व्यक्ति अधिकार ये क्या है? भारतीय दंड संहिता आईपीसी इंडियन पेनल कोड जो है, यदि कोई व्यक्ति किसी मृतक यानी जो मर चुका है उसके परिवार की प्रतिष्ठा के खिलाफ नकारात्मक टिप्पणी करता है या अपमानजनक सामग्री प्रकाशित करता है तो उस व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता के तहत मानहानि का मुकदमा दायर किया जा सकता है। ठीक है, प्रतीक और नाम अनुचित उपयोग को रोकथाम अधिनियम 1950, ठीक है, यानी कि इम्ब्लेम्स एंड नेम प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950, यह कानून इस अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध कुछ गण्यमान्य व्यक्ति पदों के नामों और प्रतीकों के अनाधिकृत उपयोग पर रोक लगाता है। ठीक है, आगे क्या क्या मेंशन है हम लोग वो भी देख लेते हैं। कह रहे कि अंतर्राष्ट्रीय अभी समयों के तहत व्यक्ति अधिकार क्या है? वर्तमान में पब्लिसिटी के अधिकारों के संरक्षण से संबंधित कोई स्पष्ट अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय या संधि अभी तक नहीं है। ठीक है, हालांकि पब्लिसिटी संबंधी कुछ अधिकार निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों से प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे कि रोम अभिसमय 1961 में हुआ था। यह कलाकारों के अधिकारों, फोनोग्राम प्रोड्यूसर हो गया, उसके अधिकारों और प्रसारण अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापारी संबंधी जैसे ट्रिप्स हो गया, ये समझौता 1994 में हुआ था। ठीक है, समझौते में फोनोग्राम प्रोड्यूसर और लाइव प्रदर्शन करने वाले कुछ अधिकारों और प्रसारण अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, वीपो प्रदर्शन और फोनोग्राम संधि, यह संधि विशेष रूप से डिजिटल परिवेश में कलाकारों और फोनोग्राम प्रोड्यूसर के अधिकारों की रक्षा करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि व्यक्ति अधिकारों के संबंध में महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय क्या क्या आया है? तो अरुण जेटली वर्सेस नेटवर्क सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड और अन्य मामला 2011 में आया था। तो दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा ये कहा गया था कि वास्तविक दुनिया में किसी व्यक्ति की लोकप्रियता या फिर प्रसिद्धि इंटरनेट की दुनिया पर भी लागू होती है। ठीक है, फिर एक और केस आया था दीपा जयकुमार वर्सेस एएल विजय 2019। ये मद्रास हाई कोर्ट ने ये कहा कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व, पब्लिसिटी, निजता के अधिकार उसकी मृत्यु के बाद उसके कानूनी अधिकारों को विरासत में नहीं मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बहुत ही ज्यादा चर्चा में था, तो जैसे शत्रु संपत्ति, ये इनेमी प्रॉपर्टी क्या होता है? ठीक है, राइट टू फॉरगेटन क्या होता है? मतलब भुला दिए जाने का अधिकार। तो ये सारा जो भी टॉपिक चर्चा में था, तो इसको हम लोग देखते हैं। शत्रु संपत्ति, इनेमी प्रॉपर्टी क्या होता है? तो पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के पूर्वजों की उत्तर प्रदेश में स्थित शत्रु संपत्ति को बेचने का निर्देश दिया गया। शत्रु संपत्ति के बारे में जानते हैं। शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 में शत्रु को ऐसे देश और उसके नागरिकों के रूप में परिभाषित किया गया है जिसने अर्थात पाकिस्तान और चीन भारत का आक्रमण किया है। ठीक है, तो वो हमारा शत्रु है, वो हमारा इनेमी है, दुश्मन है। लाइक किसी शत्रु व्यक्ति या शत्रु कंपनी की संपत्ति उसकी ओर से धारित या प्रतिबंधित संपत्ति को शत्रु संपत्ति कहते हैं। ठीक है, इस अधिनियम में 2017 के संशोधन के द्वारा शत्रु की परिभाषा का विस्तार किया गया और जिनमें निम्नलिखित शामिल है। शत्रुओं के कानूनी उत्तराधिकार, चाहे वह भारत का नागरिक हो या ना हो या किसी देश का नागरिक हो जो शत्रु ना हो। ठीक है, कोई भी शत्रु जिसे भले ही अपने राष्ट्रीयता बदल दी हो, लेकिन 1968 का अधिनियम के तहत भारत के शत्रु संपत्ति अभिरक्षा को शत्रु संपत्ति के संरक्षण, प्रबंधन, नियंत्रण, बिक्री अधिकार देता है। ठीक है, शत्रु संपत्ति अभिरक्षा गृह मंत्रालय के अधीन होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, कह रहा है भुला दिए जाने का अधिकार क्या है? तो राइट टू बी फॉरगेटन, ये सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल प्राइवेसी यानी कि डिजिटल दुनिया में निजता का रक्षा से संबंधित भुला दिए जाने का अधिकार के मुद्दे पर सुनवाई करेगा। और भुला दिए जाने के अधिकार के बारे में हम लोग डिटेल देखते हैं। इसे डेटा मिटाने का अधिकार कहते हैं, राइट टू इरेजर भी कहते हैं। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति किसी संगठन से अपने व्यक्तित्व डेटा को मिटाने का अनुरोध कर सकता है। ठीक है, यह अधिकार तब लागू होता है जब व्यक्ति को उसके डेटा का उद्देश्य के लिए अब आवश्यक नहीं रह गया। सपोज करो कि मैं कहीं काम कर रहा हूँ, ठीक है, या काम कर रही हूँ, मान लो कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है, लेकिन अब उसे आवश्यकता नहीं है कि हाँ दोबारा वो फिर वहाँ काम कर सकता है,
और कुछ डेटा हमारा है ऑनलाइन उसके साइट पे या फिर ऐसा कुछ, तो वो अपना अनुरोध कर सकता है कि वो जो मेरा डेटा है वो आप उसे प्लीज रिमूव कीजिए, इरेज कीजिए, डिलीट कीजिए, ठीक है। तो वो अपना अधिकार, मिटाने का अधिकार जिसे कहते हैं, राइट टू इरेजर, राइट टू रिमूवर, राइट टू डिलीट, जो भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि भुला दिए जाने के अधिकार की उत्पत्ति ये फ्रांसीसी न्याय शास्त्र में उल्लेखित है, विस्मृत ऑब्लिविजन में किए जाने के अधिकार से हुआ है। हालांकि भुला दिए जाने का अधिकार एक पूर्ण या फिर निरपेक्ष अधिकार नहीं है, ठीक है। जस्टिस केस पुट्टास्वामी 2017 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भुला दिए जाने का अधिकार को संवैधानिक आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकार के हिस्से के रूप में मान्यता दिया था। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 में भुला दिए जाने के अधिकार का उल्लेख नहीं है, ठीक है। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण में, ठीक है, आपको याद रखना है कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 में भुला दिए जाने का अधिकार का उल्लेख नहीं है। यूरोप के जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन कानून भुला दिए जाने का अधिकार को शामिल किया है, ठीक है। इनर लाइनर परमिट क्या है, ये भी न्यूज में था, तो थोड़ा हम लोग इनर लाइन परमिट के बारे में हम लोग देखते हैं। तो नागालैंड गवर्नमेंट ने दीमापुर, चुमेकी, दीमा और न्यूलैंड जिलों के लिए, ये दोनों जो है ना नागालैंड में, ठीक है। तो याद रखना है, नागालैंड सरकार ने दीमापुर, चुमेकी, दीमा, न्यूलैंड जिलों के लिए इनर लाइन परमिट लागू करने की मंजूरी दे दिया, ठीक है। इनर लाइन परमिट के बारे में हम लोग जानते हैं, तो यह सरकार के द्वारा जारी एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज होता है जो भारतीय नागरिकों को सीमित अवधि के लिए संरक्षित क्षेत्रों के जाने की अनुमति देता है, ठीक है। ILP यानी कि इनर लाइन परमिट, इसका उद्देश्य जो है भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के निकट आवागमन को विनियमित करना है, ठीक है। मतलब थोड़ा उस पर कंट्रोल रखना है कि कोई भी व्यक्ति, अब ये नहीं कि उसका नियत कैसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, किस मकसद से जा रहा है, तो थोड़ा सा विनियमित किया गया, उस पर थोड़ी सी कंट्रोल किया गया, ठीक है। तो इनर लाइन परमिट का आधिकारिक तौर पर उपयोग पूर्वोत्तर भारत में जनजातीय संस्कृतियों की रक्षा के लिए भी किया जाता है। इसकी उत्पत्ति 1873 के बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट से लिया गया था, ठीक है। दूसरा जो है इनर लाइन परमिट के विविध प्रकार, एक पर्यटकों के लिए अन्य दीर्घकालीन प्रवास, अक्सर रोजगार के उद्देश्यों के लिए देखा जाता है। ILP यानी इनर लाइन परमिट के अंतर्गत आने वाले राज्य कौन कौन है, तो अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, नागालैंड है, मणिपुर है, 4 है, ठीक है। तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश। कैसे याद रखना है, ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं, नाम से याद सकते हैं ना, NAMM नाम, यानी कि नागालैंड, N फॉर नागालैंड, A फॉर अरुणाचल प्रदेश, A फॉर मणिपुर, M फॉर मिजोरम, M फॉर मणिपुर, M फॉर मिजोरम, ठीक है। तो नाम से याद कर सकते हैं इनर लाइन परमिट कौन कौन स्टेट में है, क्योंकि 7 सिस्टर में 7 स्टेट है, तो और भी मिक्सअप कर देगा, स्टेटमेंट देगा, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस चीज को याद रखने के लिए नाम से याद कर सकते हैं, ठीक है, नाम। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अच्छा ये और आगे हम लोग देखते हैं। तो इनर लाइन परमिट के लिए पात्र नहीं है, कौन कौन पात्र नहीं है, तो वे भारतीय जो 6 महीने से अधिक समय से विदेश में रह रहे हैं, या फिर PIO कार्ड धारक, OCI कार्ड धारक, उन्हें संरक्षित प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए विशेष अनुमति संरक्षित प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट लेनी होगी, ठीक है। उन लोगों के लिए, यानी विदाउट परमिट लेकर के, बिना परमिशन के नहीं जा सकते, बिना परमिट के। संरक्षित क्षेत्र परमिट, प्रोटेक्शन एरिया परमिट, प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट यानी कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट, विदेशी विषयक संरक्षित क्षेत्र आदेश 1958 के तहत राज्य के इनर लाइन वाले क्षेत्रों, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बीच आने वाले सभी क्षेत्रों को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया, ठीक है। वर्तमान में अगर हम लोग बात करें तो संरक्षित क्षेत्र राज्यों में स्थित है, तो संपूर्ण अरुणाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में संरक्षित क्षेत्र है, यानी प्रोटेक्टेड एरिया। संपूर्ण सिक्किम कुछ भाग संरक्षित क्षेत्र में, कुछ भाग प्रतिबंधित क्षेत्र में है। विदेशी विषयक प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश 1963 के तहत प्रतिबंधित के
रूप में घोषित क्षेत्रों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, संपूर्ण केंद्र और शासित प्रदेश सिक्किम राज्य कुछ हिस्सा शामिल है। किसी विदेशी व्यक्ति को सामान्यतः संरक्षित प्रतिबंधित क्षेत्र में तब तक जाने की अनुमति नहीं दी जाती है जब तक कि सरकार को यह संतोष न हो जाए कि ऐसा यात्रा को उचित ठहराने के लिए ठोस कारण मौजूद है। भूटान के नागरिकों को छोड़कर प्रत्येक विदेशी व्यक्ति को जो किसी संरक्षित या फिर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करना और रहना चाहता है, उसे सक्षम प्राधिकारी से विशेष परमिट प्राप्त करना आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशन हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत ही ज्यादा चर्चा में था, फिजिकल फेडरलिज्म। ठीक है, यानी कि राजकोषीय संघवाद। ठीक है, क्यों न्यूज में था? तो कुछ राज्यों के केंद्र सरकार के द्वारा वित्तीय संसाधनों के बंटवारे के संबंध में, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, यानी कि कुछ राज्यों ने केंद्र सरकार के द्वारा वित्तीय संसाधन बंटवारे के संबंध में विवाद को लेकर के केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चला गया था। ठीक है, राजकोषीय संघवाद के बारे में हम लोग जानते हैं। तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में संघीय प्रणाली के भीतर निधियों और प्रशासनिक जिम्मेदारियों का संघ राज्य स्थानीय सरकारों के द्वारा साझाकरण की राजकोषीय संघवाद है। ठीक है, भारत में राजकोषीय संघवाद व्यवस्था को परिभाषित करने वाले संवैधानिक प्रावधान है। ठीक है, ये ऑलरेडी हमारे संविधान में मेंशन है। ठीक है, कि स्टेट और सेंटर के बीच रिलेशन के बारे में, लाइक बोले तो आर्टिकल 269 भी है, 246 भी है, और भी सारा आर्टिकल है। इसके अलावा ये भी है कि केंद्र और राज्यों में फाइनेंस जो भी होता है उसे डिस्ट्रीब्यूट, लाइक बोले एक डिसाइड होता है कि इतना जो है केंद्र और राज्यों के बीच इतना इतना, लाइक एक्सपेंडिचर जो है वो डिपेंड करता है कि वो केंद्र गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना परसेंट देगा, कितना नहीं देगा। ठीक है, तो इसके बारे में भी मेंशन है, वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, हालांकि इस पे कुल मिलाकर के बहुत ही ज्यादा प्रावधान है, बट उस पे हम लोग पूरा डिटेल एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो भारत में राजकोषीय संघवाद व्यवस्था को परिभाषित करने के लिए संवैधानिक प्रावधान है। 7वीं अनुसूची में ऑलरेडी मेंशन है कि संघ और राज्यों के बीच आधारों को उल्लेख कर उन्हें संघ सूची राज सूची में सूचीबद्ध किया गया। ठीक है, आर्टिकल 246 राजस्व का वितरण। ठीक है, जो रेवेन्यू है उसका हमारा सेंट्रल और स्टेट के बीच जो वितरण होता है उसके बारे में मेंशन है। तो भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के बीच राजस्व के वितरण को वर्गीकृत किया गया है। निम्नलिखित आर्टिकल के तहत यह वर्गीकरण किया गया। आर्टिकल 269 संघ के द्वारा लगाए गए वसूले जाने वाले लेकिन पूरी तरह से राज्यों को सौंपे जाने वाले कर, टैक्स, यानी ठीक है जो टैक्स होती है, जो कलेक्शन होती है, जैसे बहुत सारे ऐसे टैक्स होते हैं जो सेंट्रल और स्टेट के बीच में लाइक डिवाइडेशन होता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट उसको किया जाता है। तो उसके बारे में इसमें मेंशन है कि आर्टिकल 269(1) के अंतर्गत अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य के दौर वस्तु और सेवा कर भारत सरकार के द्वारा लगाया गया और एकत्रित किया जाएगा। हालांकि इसे वस्तु और सेवा कर, ठीक है, यानी कि जीएसटी का परिषद की सिफारिश के आधार पर केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 270 संघ के द्वारा लगाए गए वसूले जाने वाले, लेकिन जब तक वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन का गठन नहीं किया जाता है, यानी कि फाइनेंस कमीशन के तहत ही फाइनेंस कमीशन जो होता है उसका हेड जो होता है वही डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन है कि फाइनेंस कमीशन का गठन नहीं किया जाता है तब तक राष्ट्रपति के आदेश पर संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले टैक्स। ठीक है, यानी कि जब तक अगर फाइनेंस कमीशन गठन नहीं होता है, उसके लिए मेंबर डिसाइड नहीं होता है, जब तक वो प्रेसिडेंट के तहत ही उनके आदेश के अकॉर्डिंग ही वितरित होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कह रहा है हस्तांतरण का आधार क्या है। ठीक है, यानी कि हम किस बेस पे स्टेट को देंगे या फिर सेंट्रल को देंगे, तो उसका आधार क्या है, वर्टिकल डेवल्यूशन क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। 15वें वित्त आयोग के सिफारिश के आधार पर विभाज्य पुल यानी कि राज्यों की हिस्सेदारी वर्तमान में कितना है, 41% है। फिर कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन जो है यह विभिन्न मानदंडों के आधार पर राज्यों को आवंटित हिस्से से राज्यों के बीच वितरण को संदर्भित करता है 15वें वित्त आयोग के अकॉर्डिंग निर्धारित मानदंड उनका भार इस प्रकार है
कि इनकम डिटेंस 45%, ठीक है, इनकम डिस्टेंस जो है 45%, क्षेत्रफल का कितना है 15% यानी 15%, जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग, ठीक है, 15% जनसांख्यिकी प्रदर्शन 12.5 और वन और पारिस्थितिकी 10, कर राजकोषीय प्रयास 2.5, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सहायता अनुदान, ठीक है, यानी कि ग्रांट सीन एड। तो ग्रांट सीन एड जो होता है ये आर्टिकल 275 के तहत राज्यों के सहायता अनुदान प्रदान करता है। ऋण जो है, ठीक है, यानी कि ऋण जो है आर्टिकल 292 में है, यानी कि लोन आप कह सकते हैं। तो लोन वगैरह जो है ये आर्टिकल 292 के अनुसार केंद्र के पास देश के अंदर घरेलू स्रोतों से या बाहर से धन उधार लेने की शक्ति है। हालांकि आर्टिकल 293 के तहत राज्य सरकारें केवल घरेलू स्रोतों से, विदेश से नहीं ही ऋण ले सकती है, ठीक है। यानी आर्टिकल 293 के तहत राज्य गवर्नमेंट यानी स्टेट गवर्नमेंट जो होता है वो केवल घरेलू स्रोत से ही, विदेशों से नहीं ऋण ले सकता है, ठीक है। साथ ही यदि किसी राज्य में केंद्र का ऋण बकाया है तो वह केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना कोई अन्य ऋण नहीं ले सकता, ठीक है। फिर फाइनेंस कमीशन के बारे में देखते हैं। तो आर्टिकल 280 में मेंशन है फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड ऑलरेडी 2024 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड स्टेटमेंट है, ठीक है, विथ आर्टिकल है। तो मनी बिल से रिलेटेड है, मनी बिल से, हाँ, फाइनेंस कमीशन भी है, इससे भी क्वेश्चन आया है, मनी बिल से भी आया है। तो आप लोग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी न्यूज में है उसका बैकग्राउंड, उसका स्टैटिक्स पोर्शन कंप्लीट करके जाइएगा, ठीक है। राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों वितरण करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रपति के द्वारा हर 5 साल के बाद वित्त आयोग का गठन किया जाता है, ठीक है। राज्य अपने राजस्व स्रोतों में अपने राजस्व व्यय का केवल 58% ही वित्तीय पोषित कर पाते हैं, ठीक है। मार्च 2023 तक आंकड़ों के अकॉर्डिंग राज्य का ऋण जीडीपी जो है ये कितना है? ये राज्यों का ऋण तो 27.5% ये डेप्थ है, यानी कि कर्ज है इन लोगों के ऊपर, राज्यों के ऊपर 27.5%, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो राज्य सरकारें के राजस्व के स्रोत यानी रेवेन्यू का राज्य सरकार कहाँ का, उसका कैसे स्रोत है, कहाँ से इनकम आता है, उसका स्रोत क्या है, ठीक है। तो टैक्स रेवेन्यू जो होता है, ठीक है, यानी कि टैक्स राजस्व जो है, तो राजस्व का अपना कर राजस्व है, इसके अलावा राज्य का अपना टैक्स है, रेवेन्यू है, जैसे कि आय पर लगता है इनकम टैक्स, ठीक है। इसके बाद संपत्ति और पूंजीगत लेन देन पर ये लोग लगाते हैं। दूसरा, केंद्र से कर अंतर जैसे कि वस्तु सेवाओं पर भी लगता है। इसके अलावा गैर और राजस्व जैसे कि लाभांश हो गया, कोई चीज पे प्रॉफिट होता है, तो ये तो टैक्स हो गया, ठीक है। इसके अलावा ये नॉन टैक्स हो गया। तो नॉन टैक्स लाइक बोले तो कोई भी चीजों पे जैसे कोई प्रॉफिट हो रहा है उस पे ये लोग लेते हैं। प्रशासनिक सेवा के लिए शुल्क वगैरह हो गया, उस चीजों के लिए लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा केंद्र सरकार की ओर से अनुदान, तो केंद्र सरकार किस किस चीजों पे अनुदान देती है, जैसे कि कोई आपदा आ गया, सपोज करो कि कोई भी जैसे फ्लड आ गया है ना, या फिर कोई हैजार्डस आ गया, कोई डिजीज आ गया बहुत भयानक, ठीक है, तो केंद्र सरकार की अनुदान उस पर दिया जाता है। स्थानीय निकायों के लिए भी अनुदान केंद्र सरकार के द्वारा ही दिया जाता है। राजस्व घाटा अनुदान, यानी कि आप जो भी रेवेन्यू है उसमें आपको डेफिसिट हो रहा है, घाटा हो रहा है, तो भी आपको ये तीनों चीज जो है केंद्र सरकार की ओर से अनुदान के तौर पे आपको मिलता है, ठीक है। तो वही आगे हम लोग पढ़े हैं, यहाँ पे ऑलरेडी क्या कह रहा है कि 27.5% जो है ऑलरेडी स्टेट जो है ये 2023 के डाटा के अकॉर्डिंग मार्च 2023 इसमें ये लोग कर्ज हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, ये भी बहुत ज्यादा चर्चा में था कि जैसे बिहार में भी था कि भाई हमको स्पेशल राज्य का दर्जा दीजिए, है ना, विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। इसके अलावा विशेष राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर भी कह रहा था, है ना, बहुत सारी चीज, आंध्र प्रदेश भी मतलब बहुत ही चर्चा में था कि आंध्र प्रदेश, बिहार, ये सारा। तो फिर हम लोग देखते हैं
विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा जो है, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, ये बिहार आंध्र प्रदेश के लिए फिर से विशेष श्रेणी राज्य के दर्जे की मांग उठाई गई। विशेष श्रेणी, इसके बारे में जानते हैं। गौरतलब है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस सरकार के द्वारा राज्यों को किए जाने वाला एक तरह का वर्गीकरण है, ठीक है, कैटेगराइज है। यह क्या है, एक दर्जा उन राज्यों को उनके विकास में सहायता के लिए दिया जाता है जो किसी तरह के भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन का सामना कर रहे हैं, ठीक है। वो पिछड़े हुए, इसलिए उनको एक विशेष कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है, ताकि गवर्नमेंट उनको उन पे ज्यादा फोकस करे, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है, इसका शुरुआत 1969 में 5वें वित्त आयोग के सिफारिश पे किया गया था। 1969 में 3 राज्य को प्रदान किया गया था। तो कौन कौन? जम्मू कश्मीर पहला था, इसके अलावा असम और नागालैंड, ठीक है। अच्छा सॉरी, हम फर्स्ट टाइम में बोल दिए हैं कि विशेष राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर वो जैसे कि 7 सिस्टर में AMTM, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, इसके अलावा मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, है ना। अरुणाचल प्रदेश उसमें नहीं, हाँ AMTM है ना, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, ये 3-4 स्टेट है, 5 है लगभग, AMTM है ना, AMTM 4 है। A4 अरुणाचल प्रदेश, M4 मणिपुर, T4 ये हो जाएगा आपको मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, और T से हो जाएगा आपको, ये थोड़ा सा मिस कर रहे हैं, AMTM शॉर्ट करके हम लोग याद किए थे, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। हाँ अब याद आ गया, A4 असम, M4 मेघालय, असम मेघालय, T4 त्रिपुरा और M4 मणिपुर, AMTM, ठीक है। तो ये 4 जो स्टेट है, मिजोरम, तो ये 4 स्टेट जो है ना, इसको स्पेशल कैटेगरी में रखा जाता है। एंड जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट जो है, सपोज करो कि कोई इनिशिएटिव लेके आती है, तो ये लोगों के लिए ऐसे आप अक्सर देखते हैं कि 90 और 10, ठीक है, ऐसे 90:10 ऐसे रहता है। तो एक्चुअल क्या है कि 90% ये केंद्र सरकार देगी, 10% जो है राज्य सरकार देगी, ठीक है। इसमें जैसे ये स्टेट हो गया, तो ये अक्सर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए किया जाता है और इस पे विशेष फोकस किया जाता है AMTM पे, ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। ऐसे हम लोग याद किए थे AMTM, थोड़ी हम T4 भूल गए थे, सॉरी फॉर दैट, कभी कभी होता है ऐसे। तो वही जो है जम्मू कश्मीर भी ऐसे इस बार डिमांड उठा था। तो आप लोग इस पे ध्यान देंगे कि सबसे पहले 1969 में 3 राज्यों को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस प्रदान किया गया था, उसमें जम्मू कश्मीर पहला था, फिर असम था, फिर नागालैंड था, ठीक है। वर्तमान में 11 राज्यों को दर्जा दिया गया है। जो राज्य कौन कौन है अभी स्पेशल कैटेगरी जोन में, ये है असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड, तेलंगाना, ठीक है। इतने सारे 11 राज्य स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में आता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कह रहा है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस राज्यों को गॉडगिल मुखर्जी फॉर्मूला के आधार पर, किसके आधार पे? तो गॉडगिल मुखर्जी फॉर्मूला के आधार पर अनुदान दिया जाता है। संविधान किसी भी राज्यों को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का रूप वर्गीकृत नहीं कर सकता, यानी कि हमारे संविधान में ये मेंशन नहीं है, ठीक है। भारत के संविधान के कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है। आर्टिकल 371 ए से लेके 371 एच और 371 जे किए गए, ठीक है। 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के अकॉर्डिंग अब किसी भी राज्यों को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस प्रदान नहीं किया जाता है। इसके बाद किसी भी नए राज्यों को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये 14वें वित्त आयोग के सिफारिश पे कहा गया था। इसमें और मेंशन है, पूर्वोत्तर और हिमालय राज्यों के लिए वर्तमान विशेष वित्त पोषण पैटर्न राज्यों के मुख्यमंत्री के उप समूहों की सिफारिश पर आधारित न कि उनके स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दर्जे पर है, ठीक है। विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त करने और मानदंड इसका क्या क्या है?
तो जैसे कोई पहाड़ी क्षेत्र हो गया, दुर्गम इलाका हो गया, या फिर कम जनसंख्या घनत्व है, जनजातीय आबादी बहुत बड़ा है, वहां पे उन लोग को दिया जाता है वहां के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं पर सामरिक व्यवस्था के लिए दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आर्थिक और संरचनात्मक पिछड़ापन के लिए भी होता है, ठीक है। राज्य वित्त की अव्यवहार प्राकृतिक नॉन वेरिएबल नेचुरल के लिए भी मिलता है। तो ये सारे इसके मापदंड है, ठीक है। नेक्स्ट है विशेष पैकेज। स्पेशल पैकेज क्या है? तो ये स्पेशल पैकेज में बिहार, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने अपने राज्यों के लिए विशेष वित्तीय पैकेजों की मांग की है। विशेष पैकेज की तात्पर्य भौगोलिक एवं सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का सामना करने वाले राज्यों को प्रदान किए जाने वाली वित्तीय सहायता से। इसके तहत इन राज्यों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता और अन्य लाभ प्रदान किए जाते हैं। दूसरी ओर विशेष पैकेज पूरी तरह से विवेकाधीन होते हैं। ये पैकेज आवश्यकता आधिकारिक हो सकते हैं, लेकिन आवश्यकता विशेष पैकेज देने का सबसे सटीक कारण नहीं है। यह संविधान के आर्टिकल 282 के तहत एक अतिरिक्त अनुदान के रूप में प्रदान किया जाता है। यह अनुदान विविध वित्तीय प्रावधानों के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 282 विवेकाधीन अनुदान या केंद्र और राज्यों दोनों को किसी भी सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए कोई भी अनुदान देने का अधिकार देता है, भले ही यह उनकी संबंधी विधायी क्षमता के भीतर न हो, ठीक है। छठी अनुसूची, ये भी न्यूज में था, 6 शेड्यूल। तो लद्दाख को भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने के लिए वहां के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जो अभी जस्ट हम ऊपर चर्चा किए ना, एमटीएम वाला जो है वो लोग को स्पेशल कैटेगरी में रखा गया है, तो वही 6 शेड्यूल में रखा गया है, तो वही 6 शेड्यूल की यहाँ पे चर्चा हो रही है, ठीक है। तो हम लोग छठी अनुसूची के बारे में जानेंगे। तो संविधान के आर्टिकल 244(2) के तहत छठी अनुसूची में बोर्दोलोई समिति, कौन सा समिति? तो बोर्दोलोई समिति की सिफारिश के परिणाम स्वरूप संविधान में शामिल किया गया था। यह अनुसूची, इसमें शामिल राज्यों के राज्यपाल अपने अपने राज्यों में स्वायत्त जिला परिषद और स्वायत्त प्रादेशिक परिषद के गठन करने का अधिकार देता है, ठीक है। यानी कि स्वायत्त जिला परिषद की संरचना जो है, इसमें अधिकतम 30 सदस्य होते हैं। 4 राज्यपाल के द्वारा नामित किया जाता है, जबकि शेष जो बचता है 26 वो चुने जाता है, ठीक है, उसको चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वर्तमान में 4 राज्यों में से 10 ऐसा स्वायत्त प्रादेशिक है। यदि किसी स्वायत्त जिले में अलग अलग अनुसूचित जाति राज्यपालों के द्वारा बसाए गए क्षेत्रों या क्षेत्रों के स्वायत्त क्षेत्रों में विभाजित कर सकता है, ठीक है। तो स्वायत्त जिला जो है और एआरसी के पास, यानी कि स्वायत्त जिला और अनुसूचित जनजाति, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, देखो, एडीसी, ठीक है, और स्वायत्त प्रादेशिक, ठीक है। तो स्वायत्त प्रादेशिक और वन प्रबंधन, कृषि, विरासत, विवाह, सामाजिक रीति रिवाज जैसे विषयों पर कानून बनाने की शक्ति दिया गया है। उनके पास भू राजस्व एकत्र करने का, लगान पर व्यापार को विनियमित करने का, खनिज निष्कर्षण से रॉयल्टी एकत्र करने का भी अधिकार शामिल है, ठीक है। तो यानी कि टोटल मिलाकर के 30 मेंबर होते हैं स्वायत्त जिले में, जिसमें से 4 जो राज्यपाल यानी गवर्नर के द्वारा नियुक्त होता है, बाकी 26 जो होता है उसे डायरेक्ट चुनाव किया जाता है, ठीक है। 5वीं और छठी अनुसूची, उसमें हम लोग देखते हैं 5वीं और छठी अनुसूची में डिफरेंस क्या है। तो 5वीं अनुसूची कहाँ लागू होगा? तो यह भारत के किसी भी राज्यों के कुछ जनजाति क्षेत्रों पर लागू होता है। वर्तमान में 10 राज्यों में लागू होता है, ठीक है। छठी अनुसूची जो है, यह भारत के 4 पूर्वोत्तर राज्य, जैसे हम लोग बताया ना, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जनजाति क्षेत्रों पर लागू है। सॉरी गाइस, लगता है हम कहीं अरुणाचल प्रदेश शायद बोल दिए होंगे, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि एमटीएम असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है ना, हम अरुणाचल प्रदेश बोल दिए, सॉरी फॉर दैट यार, कभी कभी होता है बाय मिस्टेक। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होता है, ठीक है। इसके प्रशासन देखते हैं हम लोग। तो 5वीं अनुसूची में जनजातीय सलाहकार परिषद होता है, ठीक है। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल इसके लिए नियुक्त किया जाता है। और छठी अनुसूची के लिए
एडीसी यानी कि स्वायत्त जिला परिषद, स्वायत्त प्रादेशिक परिषद नियुक्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके प्रशासनिक शक्ति क्या है। तो 5वीं अनुसूची में राज्यों की विधानसभा का गठन होने के कारण के पास सीमित शक्तियां है, जो कि अधिकतर कार्यकारी होता है, जबकि 6ठी अनुसूची में परिषद के कार्यकारी, विधायी, न्यायिक शक्तियां सहित व्यापक शक्तियां प्राप्त होते हैं। ये सभी शक्ति संविधान से प्राप्त होता है। ठीक है, पेशा एक्ट अधिनियम जो है 1996, ये 5वीं अनुसूची पे लागू होता है, जबकि पेशा एक्ट जो है 1996 ये 6ठी अनुसूची पे लागू नहीं होता है। तो अपन इतना फैक्ट प्रीलिम्स से रिलेटेड याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नए राज्यों का निर्माण, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। ठीक है, नए राज्यों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। तो 2 जून 2024 को तेलंगाना राज्य के गठन के 10 साल पूरा हुआ। कितना साल? 10 साल। ठीक है, संविधान के आर्टिकल 3 में संविधान के आर्टिकल में नए राज्यों के गठन, मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमा का नया नाम बदलाव से संबंधित प्रावधान दिया गया है। शक्ति जो है संसद कानून के द्वारा किसी भी राज्यों के क्षेत्रों को अलग करके 2 या 2 से अधिक राज्यों या फिर राज्यों के कुछ हिस्सों को मिला सकता है। किसी राज्यों के किसी भी हिस्से को किसी क्षेत्रों के साथ मिलाकर नया राज्य बना सकता है। राष्ट्रपति की सिफारिश नए राज्यों के गठन से संबंधित विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी पर ही संसद के किसी भी सदन में पेश किया जाएगा। राज्य विधानमंडल के साथ परामर्श किसी विधेयक को मंजूरी देने के पहले राष्ट्रपति विधेयक को उस राज्य विधानमंडल को निर्धारित समय के भीतर अपना विचार व्यक्त करने के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, जिसके क्षेत्र सीमा नाम प्रभावित रहेगा। संसद एक साधारण विधेयक पारित करके एक नए राज्य का गठन कर सकती है। साधारण विधेयक संसद में साधारण बहुमत से, यानी कि सदन में उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जिलों का गठन। राज्य सरकार के पास राज्यों में नए जिले बनाने, मौजूदा जिलों को बदलने या फिर समाप्त करने का अधिकार है। सरकार के कार्यकारी आदेश या फिर राज्य विधानसभा के कानून पारित करके बदलाव किए जा सकता है। राज्यों के पुनर्गठन संबंधित न्यायिक निर्णय, यानी कि हमारा न्यायिक निर्णय क्या है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या फिर हाई कोर्ट के द्वारा, तो ये हम लोग देखते हैं। तो एक बेरुवारी संघवाद, बेरुवारी वर्सेज यूनियन ऑफ, लाइक बोले तो बेरुवारी प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, बेरुवारी प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट, ये 1960 में केस आता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे फैसला देता है कि संविधान का आर्टिकल 3 जो है संसद को राज्यों के क्षेत्रफल में परिवर्तन करने का अधिकार देता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि संसद भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को सौंप दे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेरुवारी, ये बहुत ही ज्यादा बार मेंस में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो आप लोग इसे डिटेल पढ़ के जाइएगा, हालांकि जो मेंस लिखेंगे वो लोग डिटेल पढ़ना होगा। तो बेरुवारी संघ पूछेगा 1960 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ये है कि आर्टिकल 3 में तो है कि आप नाम परिवर्तन कर सकते हैं, किसी भी क्षेत्र को मिला सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई 3, 4, 2 या 2 से अधिक डिस्ट्रिक्ट मिला करके किसी या और मिला करके आप राज्य का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी अपना भारत का हिस्सा जो है आप किसी को भी सौंप सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। फिर दूसरा मामला है किसी भारतीय क्षेत्र को संविधान के आर्टिकल 300, हाँ ये सुप्रीम कोर्ट कहता है कि किसी भारतीय क्षेत्र को संविधान के आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन करके ही किसी दूसरे को सौंपा जा सकता है। यानी कि 368 के तहत आप संविधान में संशोधन कीजिए, इसके बाद सौंप सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप कुछ भारतीय क्षेत्रों को पाकिस्तान को सौंपने हेतु 9वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960 पारित किया गया था। ठीक है, तो ये मेंशन है। नेक्स्ट है राज्य पुनर्गठन आयोग समिति। तो एस्केधर आयोग 1948 में आता है। ठीक है, एस्केधर आयोग ये भाषाई कारक की बजाय प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश किया था। दूसरा जेवीपी समिति 1948 है, यानी कि जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पटाभी सीतारमैया समिति के सदस्य थे और इनके नाम पर इस समिति के नाम जेवीपी यानी जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, इसके अलावा पी फॉर पटेल और जेवीपी पी फॉर पटेल और इसके बाद जवाहरलाल नेहरू,
वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारमैया P4। ठीक है, इस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग की खारिज कर दिया। फजल आयोग, ठीक है, तो जेवीपी समिति जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पटाभी सीतारमैया ये सदस्य थे, इन्हीं के नाम पे जेवीपी समिति बनता है। और इस समिति के निर्णय जो आता है उस पे कहा जाता है कि राज्यों को पुनर्गठन की मांग खारिज कर दिया जाता है। ठीक है, यानी कि उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। दूसरा जो है फजल अली आयोग 1953 में आता है। आयोग ने राज्य पुनर्गठन के लिए निम्नलिखित 4 कारकों की पहचान किया था। देश की एकता, सुरक्षा बनाए रखना, मजबूत करना। ठीक है, नेक्स्ट है भाषाई के सांस्कृतिक भाषाई व सांस्कृतिक एकरूपता को महत्व देना। वित्तीय स्थिरता, आर्थिक प्रशासनिक विचार को ध्यान में रखने पर बल देना। राज्यों के पुनर्गठन का उद्देश्य क्या है? समग्र रूप से लोगों, राष्ट्रों के कल्याण की योजना बनाना, उसे बढ़ावा देना चाहिए। फजल अली आयोग ने 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन की सिफारिश किया। सदन ने आयोग की सिफारिश को 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के माध्यम से लागू किया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो अब जुडिशियरी का कुछ कुछ ये इसमें जुडिशियरी से रिलेटेड कुछ कुछ बहुत ही ज्यादा चर्चा में था, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि वैकल्पिक विवाद समाधान, अल्टरनेटिव डिस्ट्रीब्यूट रिजोल्यूशन। ठीक है, ये क्या है? इसका रिजोल्यूशन चर्चा में बहुत था। तो ऑनलाइन मध्यस्थता प्रशिक्षण वेब पोर्टल का शुभारंभ किया गया। ठीक है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा और मध्यस्थता सलाहकार परियोजना समिति ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। ठीक है, इसके साथ ही MCPC का गठन 2005, ठीक है, 2000 यानी कि मध्यस्थता सुलह परियोजना, ठीक है, समिति 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे गठित किया। इसका उद्देश्य था कि सुलह के प्रभावी तरीके से कार्यान्वित निगरानी करना था। पूरे देश में कानूनी पेशेवरों को मध्यस्थता के क्षेत्रों में विस्तार से प्रशिक्षण प्रदान करना, वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को बढ़ावा देना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वैकल्पिक विवाद समाधान के बारे में। तो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत न्यायालय के बाहर विवादों का समाधान निपटान किया जा सकता है। इसके तहत सभी प्रकार के मुद्दे का समाधान किया जा सकता है, जैसे कि सिविल, वाणिज्यिक, औद्योगिक या फिर इस तरह के विवादों पर बात करने के लिए, उनका समाधान करने के लिए किसी निष्पक्ष थर्ड पार्टी, ठीक है, थर्ड पार्टी को शामिल किया जाता है। आर्बिट्रेशन पर मौजूद फ्रेमवर्क क्या है, इस पे हम लोग देखते हैं। तो भारत में फ्रेमवर्क, तो आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन अधिनियम 1996 लागू किया गया है। ठीक है, UN यानी कि UN सेंट्रल मॉडल कानून के अनुसार बनाया गया है। भारत का यह कानून वाणिज्यिक विवाद सहित सभी प्रकार के आर्बिट्रेशन पर लागू होता है। इस अधिनियम में वर्ष 2015, 19, 21 में संशोधन किया गया था। आर्बिट्रेशन काउंसिलेशन संशोधन अधिनियम 2021, इसमें कहा गया है कि आर्बिट्रेशन निर्णय को लागू करने पर बिना शर्त रोक लगाने की अनुमति देता है। आर्बिट्रेशन समझौते, अनुबंध, पंचाट, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार के माध्यम से किए गए यह संशोधन 23 अक्टूबर 2015 से पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है संस्थागत आर्बिट्रेशन की सुविधा के लिए नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय आर्बिट्रेशन केंद्र अधिनियम 2019 बनाया गया है। भारतीय आर्बिट्रेशन परिषद की स्थापना भी किया गया है। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत एक सोसाइटी है। ठीक है, वैश्विक स्तर पर फ्रेमवर्क क्या है, यानी कि वर्ल्ड लेवल पे, तो वर्ष 1923 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की स्थापना किया गया था 1923 में। ठीक है, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा किया गया था। इसके साथ ही 1899 में हेग में, ठीक है, ये है हेग, यहाँ पे देखिए हेग में, फिर से यहाँ इसको थोड़ा सा ये हो गया, हाँ अब दिखाई दे रहा है। तो वर्ष 1899 में हेग में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की स्थापना किया गया था। यह अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण निपटान पर कन्वेंशन के तहत की गई भारत का यह पक्षकार है। अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता, अंतर्राष्ट्रीय निपटान समझौता मॉडल कानून लागू किया गया था। ठीक है, यानी कि UNCI, यानी कि आप ऐसे एक लाइन में कह सकते हैं UN सेंट्रल मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ADR के प्रकार क्या है। ठीक है, तो मध्यस्थता यानी कि आर्बिट्रेशन
आर्बिट्रेशन इसके साक्ष्य की प्रस्तुति के बाद एक तटस्थ मध्यस्थ के द्वारा निर्णय दिया जाता है, जिसे कि पंचाट भी कहा जाता है। मीडिएशन क्या है? तो एक बहुत बहुत ही लचीली प्रक्रिया है। इसमें विवाद के द्वारा किसी भी समय प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है। सुलह यानी कि कॉन्सिलिएशन क्या है? तो कॉन्सिलिएशन जो है, इसके तहत एक तटस्थ तृतीय पक्ष के द्वारा संबंधित पक्षकारों से प्राप्त सूचना के आधार पर बातचीत कर समाधान के लिए विकल्प दिया जाता है, प्रदान किया जाता है। फिर नेगोशिएशन क्या है? समझौता वार्ता। यह पारंपरिक रूप से संबंधित पक्षकारों और उनके वकील के बीच प्रत्यक्ष आधार पर संपन्न होता है और इसमें तटस्थ तृतीय पक्ष शामिल नहीं होता है। सहयोगी कानून, ठीक है, यानी कि कोलैबोरेटिव लॉ क्या है? इसके तहत दोनों पक्षकारों का प्रतिनिधि एक सहयोगी वकील के द्वारा किया जाता है और दोनों पक्षकारों मुकदमा नहीं करने के लिए सहमत होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मध्यस्थता अधिनियम 2023 यानी कि मीडिएशन एक्ट 2023। तो मीडिएशन एक्ट क्या है? तो भारत के राष्ट्रपति ने हाल ही में पारित मध्यस्थता विधेयक 2023 को अपनी मंजूरी दे दिया है। यह अब तक विधेयक कानून बन गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत में मध्यस्थता को वैकल्पिक विवाद समाधान के पसंदीदा तरीके के रूप में बढ़ावा देना है, ठीक है। मध्यस्थता कानून 2023 क्या है? तो मध्यस्थता कानून 2023 की मुख्य विशेषता है, मध्यस्थता को परिभाषित करता है। मध्यस्थता जो है एक ऐसी प्रक्रिया होगी जिसमें मध्यस्थता, मुकदमा पूर्व मध्यस्थता, ऑनलाइन मध्यस्थता या फिर सामुदायिक मध्यस्थता या फिर सुलह या समाधान अर्थ की कोई पदावली शामिल हो। इसके तहत संबंधित पक्ष तीसरे व्यक्ति की सहायता से अपने विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान तक पहुंचने का प्रयास करते हैं और इस तीसरे व्यक्ति को मध्यस्थता कहा जाता है, ठीक है। मुकदमेबाजी से पहले स्वैच्छिक मध्यस्थता यानी संबंधित पक्षों से अपेक्षा किया जाता है कि वह अपने सिविल या फिर वाणिज्यिक विवादों को न्यायालय या किसी अधिकरण के पास जाने के पहले मध्यस्थता के जरिए समाधान करने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट है मध्यस्थता के लिए अनुपयुक्त विवाद। तो केंद्र सरकार ऐसे वादों की सूची संशोधन कर सकती है। इस सूची निम्नलिखित विवाद शामिल है: नाबालिग या फिर मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों से संबंधित विवाद, दंडनीय क्रिमिनल अपराध को अभियोजन से जुड़े विवाद, तीसरे पक्ष के अधिकारों को प्रभावित करने वाले विवाद, ठीक है। प्रादेशिक क्षेत्राधिकार, जब तक कि संबंधित पक्ष किसी अन्य तरीके से या फिर ऑनलाइन मोड में मध्यस्थता के लिए सहमत न हो तब तक कि मध्यस्थता संबंधित क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय या फिर समक्ष क्षेत्राधिकार वाले अधिकरण के तहत होगा, ठीक है। मध्यस्थता किए जाने की समय सीमा, तो ये 120 दिन के भीतर पूरा किया जाता है, ठीक है, पूरा किया जाना चाहिए। इसके अलावा इस समय को पक्षों की सहमति से 60 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है, यानी कि 2 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। एक पक्ष 2 सत्रों के बाद मध्यस्थता से हट सकता है। न्यायालय से संबंधित मध्यस्थता सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार की जानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय मध्यस्थता परिषद, ठीक है, इसकी स्थापना के बारे में। तो निम्नलिखित MCI यानी कि ये जो है एक मिनट गाइज, हाँ, MCI जो है मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया, इसमें क्या क्या शामिल है? तो एक अध्यक्ष होगा, दो पूर्णकालिक सदस्य होगा जो मध्यस्थता या फिर ADR का अनुभव रखने वाला हो, जो एक्सपीरियंस पर्सन हो, या फिर एक अंशकालिक सदस्य होगा जिसमें विधि सचिव, व्यय सचिव शामिल होगा, और 3 पदेन सदस्य होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मध्यस्थता सेवा प्रदाता को परिभाषित करता है। यह मध्यस्थता सेवा प्रदाताओं को मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा मध्यस्थता करने के लिए अधिकृत न्याय निकाय या फिर संगठन के रूप में परिभाषित करता है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत गठित प्राधिकरण मध्यस्थता कर सकता है। लागू होना या फिर परिवर्तनीयता, ठीक है, इन्फोर्सिबिलिटी के बारे में देखते हैं। मध्यस्थता के द्वारा किए गए समझौता न्यायालय के निर्णयों के समान ही बाध्यकारी परिवर्तनीय होगा। हालांकि मध्यस्थता के फैसले को 90 दिनों के भीतर
सक्षम न्यायालयों में चुनौती दिया जा सकता है। मध्यस्थता के द्वारा दिए गए समाधान को धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, षड्रूपण, ठीक है, इसके साथ ही मध्यस्थता के लिए अनुपातिक विवाद के आधार पर चुनौती दिया जा सकता है। फिर एक लोक अदालत ही बहुत ही ज्यादा चर्चा में था, तो लोक अदालत के बारे में हम लोग देखते हैं सुर्खियों में क्यों था। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्थापना के 75वें वर्ष विवाद समाधान के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया था। लोक अदालत एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है। इसका गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया। 2002 में इस अधिनियम में संशोधन करके सार्वजनिक हित सेवा और इसके साथ ही सार्वजनिक हित वाली सेवाओं के लिए अस्थायी लोक अदालतों का गठन किया गया था। अदालत प्राकृतिक न्यायालय सिद्धांतों पर काम करती है। शक्तियां: लोक अदालत सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 से बाध्य नहीं है। इसे सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत सिविल कोर्ट के समान शक्तियां प्राप्त है। इसे निर्णय अंतिम और सभी पक्षों के बाध्यकारी होते हैं। इसके निर्णय के खिलाफ कोई अपील नहीं किया जा सकता है। लोक अदालत के संदर्भित मामले शामिल है किसी भी अदालत में लंबित कोई भी मामला या फिर कोई भी विवाद जो किसी न्यायालय के समक्ष नहीं लाया गया हो, उसे न्यायालय में दायर किए जाने की संभावना हो, तो इस दायरे में आने वाले मामले की प्राकृतिक स्वरूप वैवाहिक विवाद हो या फिर संपत्ति विवाद हो, मोटर दुर्घटना विवाद हो या फिर भूमि अधिग्रहण हो। पहली लोक अदालत 1982 में जूनागढ़ गुजरात में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो गाइज ये रहा टोटल आपका। इसके बाद हम लोग फ्री लीगल एड देखेंगे, यानी कि निःशुल्क विधिक सहायता, इसके बारे में हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, तो ये कल हम लोग कंप्लीट करेंगे। 44 पेज है। ठीक है, लगभग हम लोग आधा कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो कल जो रहेगा निःशुल्क विधिक सहायता, ये हम लोग पूरा इस पे डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए, कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, इसके बाद ये जल्दी कंप्लीट हो जाता है ना, तो इन्वायरमेंट हम लेके आएंगे 365 का इन्वायरमेंट या फिर इकोनॉमी। ठीक है, इसके बाद आर्ट एंड कल्चर लाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम हम किल नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी समय हम सभी के पास कम है। मैं खुद ऑलरेडी स्टडी मेरे को भी करना पड़ता है, बहुत सारा वर्क भी करना पड़ता है, तो ज़्यादा टाइम किल मैं खुद नहीं करूँगी। एंड आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए। मैं खुद चाहूँगी कि आप सभी जो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, सभी जिसका जो भी एम्बिशन है, सबको अपनी अपनी एम्बिशन जल्दी जल्दी मिले। परमेश्वर यही करे, सबकी अपनी इच्छा पूरा करे। मैं यही चाहूँगी सबको सिलेक्ट हो जाए। सबके घर वाले एक होप मतलब रखते हैं कि हाँ मेरा बच्चा कर लेगा, तो मैं यही चाहूँगी कि सब कोई सिलेक्ट हो जाए यार, जो मेहनत करते हैं। एंड मन लगा के पढ़ते रहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय, गुड नाइट।